अध्याय 313 फिर से लॉन्च भूत। ललित इस समय शर्म और रोष से अभिभूत था। लाश होने का नाटक करते हुए जमीन पर लेटा हुआ वह किसी भी शातिर भूत के हमले से पूरी तरह से बच सकता था, और जब तक कुछ खास बुरा नहीं होता तब तक बस में जिंदा लौटने की उसकी संभावनाएं लगभग निश्चित थीं। भले ही रोहित उसके सामने कूद रहा होता, वह डरता नहीं। उसकी नज़रों में ये केवल एक नाचने वाला शव था जिसे जल्द ही भूत मार देंगे, निश्चित रूप से ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। उसे क्या पता था, यह आदमी पारंपरिक तरीके से कार्य नहीं करेगा, अपने आप को बचाने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि इसके बजाय ललित को मारने पर ध्यान केंद्रित करेगा, उसे पकड़कर सूखी लाश दुल्हन की ओर फेंक देगा। वह धिक्कार है, आदमी पहले किसी जाल में फंसकर क्यों नहीं मरा। ललित अब सूखी लाश दुल्हन के ऊपर पड़ा था, एक खूबसूरत महिला के शरीर की गर्मी और कोमलता महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह ठंडे पत्थर के एक टुकड़े पर लेटा हो, जिससे ठंड उसके शरीर में रिस रही थी। यहाँ तक कि मृत खेलने की उसकी स्थिति में भी उसे महसूस होने लगा था कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। सिर्फ छूने भर से उसे ऐसा लगा जैसे वह क्षीण हो रहा है। अगर उसने उसे सक्रिय रूप से हमला करने का विकल्प चुना तो ललित को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि इस भूत के ऊपर पड़े रहने से उस पर हमला होने की संभावना काफी अधिक थी। तो इसका मतलब था कि उसे रोहित ने मूर्ख बनाया था। गिरी के शरीर को जमीन पर गिरते देखकर जाहिरा तौर पर अब नियंत्रण में नहीं था, रोहित ने रोते हुए मकबरे के भूत की दिशा में देखा। ये थोड़ा देर हो चुका था। अब जब गिरी ने इन भूतों को बुला लिया था, भले ही वह रुक गया, इन भूतों को दूर भेजने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि भूतों को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें फिर से भेजना इतना सरल नहीं है। लेकिन एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि पास की अंधेरी बस से थपथपाने की आवाज़ें बंद हो गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि भूतों में से एक को नहीं बुलाया गया था। और जैसे ही रोहित ने हस्तक्षेप किया, बस पर छिपा भूत फिर से चुप्पी में डूब गया, बस में कहीं पर दुबका रहा और उतरने का विकल्प नहीं चुना। वह भूत जो संभवतः नाइट में था, अभी भी बतख के टोपी वाले आदमी का सामना कर रहा था। वह अभी तक मरा नहीं था, और भूत को थोड़ी देर के लिए खींचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखने पर रोहित को अब अकेले जिस भूत का सामना करना पड़ा वह उसके सामने रोता हुआ मकबरा भूत था। अकेले में, हालांकि वह निश्चित रूप से जीत नहीं पाएगा, आत्मसंरक्षण कोई समस्या नहीं थी, खासकर जब उसने पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। जैसा कि मैंने सोचा था, यह मेरे लिए आ रहा है। अब तक मैं अकेला हूं जिसे अन्य भूतों ने घेरा नहीं है। अगर रोते हुए मकबरा भूत को कोई लक्ष्य चुनना है तो मैं सबसे अच्छा उम्मीदवार हूं, रोहित ने सोचा जब उसने रोते हुए मकबरे के भूत को जंगल से निकलते हुए देखा जो लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। वह हैरान नहीं था, क्योंकि हमला करने के लिए ज्यादा लोग नहीं बचे थे, और अगर कोई और था जो भूत के लक्ष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता था तो वह केवल वही होगा। आखिरकार ललित वर्तमान में सूखी लाश दुल्हन के ऊपर फैला हुआ था, और बतख के टोपी वाला आदमी अभी भी नाइटमेयर से लड़ रहा था। यह अनिश्चित था कि वह अपने सपनों में मारा जाएगा या नहीं। आइए देखें कि क्या यह मेरे भूत क्षेत्र में चल सकता है। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यह मुझ पर हमला कर रहा है तो मुझे बिना किसी झिझक के जवाबी हमला करना होगा। सूखी लाश दुल्हन की तरह एक स्पर्श से खेलकर मर जाना भयानक होगा, रोहित ने उदास मन से सोचा, अपने हाथ में एक पुआल की रस्सी कसकर पकड़े हुए जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये भूत रस्सी थी। यह एक भूत को फांसी दे सकता था, लेकिन इसकी क्षमताएं सीमित थीं, यह ज्यादा भूतों को फांसी नहीं दे सकता था। हालांकि यह अभी भी एक महत्वपूर्ण क्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। भूत क्षेत्र का दायरा बड़ा नहीं था, उसके चारों ओर केवल 5 मीटर था। रोहित यह सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर रहा था, लेकिन पास में बहुत सारे भूत दिखाई दिए थे, और यहाँ तक कि आत्मसंरक्षण भी काफी जोरदार था। सौभाग्य से उसके बगल के 2 लोगों ने कुछ खतरा साझा किया, और निश्चित रूप से उसने भी उनमें से कुछ साझा किया। एक भयानक स्थिति उत्पन्न हुई। उसके पास रोते हुए मकबरे के भूत के हमले से कोई संकीर्ण पलायन नहीं था, जो, जैसा कि रोहित ने अनुमान लगाया था, निर्दयता से उसके भूत क्षेत्र में चला गया। इससे उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसका भूत क्षेत्र इतना बेकार कब हो गया था? वास्तव में ये भूत जब चाहें अंदर चल सकते थे, और भूत क्षेत्र द्वारा बाहर रखे जा सकने वाले भूतों की संख्या कम होती जा रही थी। या क्या यह है कि भूत क्षेत्र की एक परत बहुत कमजोर है, और प्रभावी होने के लिए मुझे 2 या 3 परतें जमा करनी होंगी? लेकिन रोहित भूत क्षेत्र की गहरी परतों को खोलने के लिए कुछ हद तक प्रतिरोधी था। उसे चिंता थी कि भूत आंख पुनर्जीवित हो सकती है, और अगर वह इसे दबा नहीं सका तो यह उसके शरीर के संतुलन को तोड़ देगा,
जिसके परिणामस्वरूप भूत आंख पुनरुत्थान से मृत्यु हो जाएगी। कार्रवाई करो। उसने भूत रस्सी को खोलने का विकल्प चुना था, जो एकमात्र भूत था जिसे वह खुद पर दबा सकता था, इसलिए वह आमतौर पर इसे अपने साथ रखता था। तुरंत रोहित के भूत क्षेत्र में घास की रस्सी के तार तैरने लगे। ये रस्सियां हवा के बीच में झूल रही थीं, जैसे कि वे वहां हर किसी को फांसी देने के लिए तैयार प्रतिशुद्धि भूत थे। चूंकि भूत रस्सी में अंधाधुंध हमले थे, ये भूतों के लिए भी वैसा ही था। एक रस्सी रोते हुए मकबरे के भूत पर गिर गई, उसकी गर्दन के चारों ओर घूम गई और फिर अचानक उसे फांसी देने के लिए कस गई। रोते हुए मकबरे के भूत के पैर जमीन से ऊपर उठ गए, हवा में निलंबित हो गए, उसका शरीर हवा के बीच में लटका हुआ था। क्या ये काम किया? रोहित की पलकें फड़क गईं, कुछ अजीब महसूस हो रहा था। क्या इस भूत को नियंत्रित करना इतना आसान था? उसने एक पल के लिए देखा। ऐसा लगा कि रोता हुआ मकबरा भूत हिलना बंद कर दिया था, मानो यह वास्तव में भूत रस्सी द्वारा प्रतिबंधित था, कोई अजीब हरकत करने में असमर्थ था और रोना भी बंद कर दिया था। क्या मैंने रोते हुए मकबरे के भूत को ज्यादा आंका, या क्या मेरी भूत रस्सी बहुत मजबूत है? शायद इसने पहले अपनी पूरी शक्ति कभी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं केवल कुछ असामान्यताओं का सामना करता था। रोहित सोचने से खुद को रोक नहीं सका। या क्या भूत रस्सी का रोते हुए मकबरे के भूत पर कोई रोक लगाने वाला प्रभाव है? उसके कई विचार थे, लेकिन वर्तमान में ये प्राथमिकता नहीं थी। बैंग बैंग, बस से जोर से पीटने की आवाजें फिर से शुरू हो गईं। हवा में लटके रोते हुए मकबरे के भूत का शरीर अजीब तरह से डगमगाने लगा, उसकी हरकतें चौड़ी होती गईं और प्रत्येक झूले के साथ वह रोहित के करीब इंच भर खिसकता गया। क्या ऐसा हो सकता है? रोहित अचानक मुड़ा, उसका चेहरा रंग बदल गया। ललित का शरीर, जिसने पहले सूखी लाश दुल्हन को दबा रखा था, उसे एक तरफ फेंक दिया गया था और सूखी लाश दुल्हन एक बार फिर खड़ी हो गई थी, गिरी का हाथ पहले की तरह पकड़े हुए रोहित की ओर इशारा कर रही थी। ललित का डरावना शरीर सूखी लाश दुल्हन को केवल 3 मिनट से भी कम समय तक रोक सका। क्या यह आदमी भी एक आदमी है? ये बहुत कम है, और वह सिर्फ एक बार के बाद सूख गया था। रोहित ने देखा कि ललित का सड़ता हुआ शरीर अब आधा सूख चुका था, जैसे कि यह सूखी लाश दुल्हन द्वारा क्षीण हो गया हो, धीरे धीरे आत्मसात हो रहा हो। हालांकि ललित खुद अभी तक मरा नहीं था और गुस्से से इस दिशा में घूर रहा था। प्रतीत होता है कि वह आक्रोश से भरा हुआ था। ये बहुत बुरी खबर थी। ललित का शरीर खास था, जो अधिकांश भूतिया प्रभावों को अवरुद्ध करने में सक्षम था, लेकिन जब सूखी लाश दुल्हन का सामना हुआ तो यह इसके बजाय प्रभावित हुआ। हालांकि मेरी सावधानी सही थी। सूखी लाश दुल्हन एक बड़ी वर्जित है, किसी को कभी भी इसके साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, न ही खुद को इसके द्वारा लक्षित होने देना चाहिए, अन्यथा जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। इस क्षण रोहित ने खुद को घिरा हुआ महसूस किया, जैसे कि वह घिरा हुआ था, सभी तरफ से हमलों को रोकने में असमर्थ था। अगर इन चीज़ों को मारा जा सकता तो यह अच्छा होता, लेकिन भूतों के साथ समस्या यह है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता और घर्षण के युद्ध में वह हमेशा नुकसान में रहेगा। हालांकि ठीक तभी जब उसे लगा कि स्थिति फिर से बिगड़ रही है, उसके पीछे बस से अचानक एक हॉर्न बजा, हेडलाइट्स चमक उठी और केबिन के अंदर की लाइटें चालू हो गईं। मौत की तरह की स्थिरता वाली अंधेरा गायब हो गई। उस क्षण रुकी हुई बस फिर से शुरू हो गई। अध्याय 314, चेहरा ढकने वाला कपड़ा भूत। बस फिर से चालू हो गई। जैसे ही डिब्बे में रोशनी फिर से आई, रोहित तुरंत समझ गया कि सबसे खतरनाक क्षण बीत चुका है। जब तक वह बस में वापस आ सकता है, वह अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेगा, कम से कम इन भूतों द्वारा लक्षित होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने फुसफुसाया। रोहित की नज़रें सूक्ष्म रूप से हट गईं। उसे लगा कि अगर वह बाहर रहना जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से सूखी लाश दुल्हन द्वारा पकड़ा जाएगा। हालांकि रोता हुआ मकबरा भूत अस्थायी रूप से भूत रस्सी द्वारा दबा दिया गया था, खतरा अभी तक टला नहीं था। बिना किसी देरी के वह पीछे हट गया। भूत क्षेत्र में अगले ही पल उसने खुद को बस के किनारे पाया। फिर उसने भूत रस्सी को वापस ले लिया। भूत रस्सी का प्रतिबंध हटते ही रोता हुआ मकबरा भूत जमीन पर धड़ाम से गिर गया। आवाज दबी हुई थी, जैसे कोई लाश गिर रही हो, उसकी मुद्रा मुड़ी हुई और अजीब थी। लेकिन जैसे ही रोता हुआ मकबरा भूत गिरा, रोहित ने उसके बगल में सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा गिरते हुए देखा। ये कपड़ा, जिसका उपयोग रोता हुआ मकबरा भूत अपना चेहरा ढकने के लिए करता था, उस पर एक मानव चेहरे की स्पष्ट रूपरेखा थी। रूपरेखा खोखली और भयानक थी, जिसमें एक दुखद रोने का भाव था। एक निश्चित वृत्ति पर कार्य करते हुए रोहित को लगा कि रोते हुए मकबरे के भूत द्वारा गिराया गया चेहरा ढकने वाला कपड़ा खास था।
तुमने मुझे लगभग रोते रोते मार ही डाला था। मुआवजे के तौर पर थोड़ा कुछ लेना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? उसने जल्दी नहीं की बल्कि इसके बजाय वहां वापस चला गया जहां चेहरा ढकने वाला कपड़ा गिरा था, वस्तु को उठा लिया, और जब रोता हुआ मकबरा भूत अभी भी जमीन पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो वह तेजी से भाग निकला। चेहरा ढकने वाला कपड़ा छीनने के बाद रोहित ने तुरंत बस में चढ़ने का विकल्प चुना। लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, ड्राइवर की सीट के दृश्य ने उसे तनावग्रस्त कर दिया। बीच की उम्र के ड्राइवर का शरीर जो जमीन पर पड़ा हुआ था, अब अकथनीय रूप से ड्राइवर की सीट पर सीधा बैठा था। उसके शव जैसे हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए थे, उसकी मुंह भूरी आंखें खुली थीं, सड़क के आगे घूर रही थी जैसे वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो। क्या इंजन बंद होने पर यह शव हिल गया? रोहित को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। क्या इस बस पर भूत ड्राइवर का शव हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। किसी ने पहले शरीर को छुआ था, यहाँ तक कि बिना किसी समस्या के उस पर कदम भी रखा था। इसके अलावा शरीर कई घंटों तक जमीन पर पड़ा रहा था जिसमें कोई असामान्यता नहीं थी। उसने पीछे की सीट से बहुत सावधानी से देखा था, वह इसे गलत नहीं समझ सकता था। या क्या ये हो सकता है कि शरीर में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन बस के अंदर के भूत ने इसे वापस खड़ा कर दिया था? वह इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सका। आज उसने जितनी भी अजीब चीज़ों का सामना किया था, सब कुछ एक बड़ा रहस्य था। केवल जीवित रहने की कोशिश करना ही काफ़ी मुश्किल था, कारण जानने के बारे में सोचने का अवकाश तो दूर की बात है। भूल जाओ, जब तक कुछ गलत नहीं होता तब तक ठीक है। अभी प्राथमिकता बस के इस भूतिया जगह से दूर जाने का इंतजार करना है। इसे और ज्यादा खींच नहीं सकते, अगर वे भूत बस पर चढ़ गए तो बुरा होगा। रोहित तेजी से बस के पीछे की ओर पीछे हट गया, ड्राइवर की स्थिति पर शव को नज़रअंदाज करते हुए। सावधानी के कारण वह किसी भी यादृच्छिक सीट पर नहीं बैठा बल्कि अपनी मूल जगह पर बैठने का विकल्प चुना। अनिश्चित था कि चौथा भूत अभी भी मौजूद था या नहीं, यह अभी भी बस के अंदर हो सकता है। जब रोहित बैठ गया तो वह आराम नहीं किया। अपने हाथ में चेहरा ढकने वाले कपड़े के टुकड़े को कसकर पकड़कर उसने बाहर के दृश्य का अवलोकन किया। क्या रोता हुआ मकबरा भूत उसका कपड़ा लेने के लिए उसके पीछे आएगा? उस क्षण रोता हुआ मकबरा भूत पहले ही खड़ा हो चुका था। चेहरा ढकने वाले कपड़े के बिना रोहित आखिरकार प्राणी के चेहरे का आधा हिस्सा देख सकता था, केवल आधा, कोण के कारण। लेकिन ये चेहरे का आधा हिस्सा था जिसने रोहित को रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। चेहरे के बजाय ये कहना ज्यादा उचित था कि कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरे का अंदरूनी हिस्सा एक खुला छेद था, जैसे किसी ने क्रूरता से चेहरे की हड्डियों को बाहर निकाल लिया हो। एक गहरा काला रसातल इतना गहरा था कि वह था लग रहा था, एक अवर्णनीय आतंक फैला रहा था। रोहित अपनी भूत आंख से उस चेहरे के छेद के अंदर कुछ भी नहीं देख सका, केवल अंधेरा। रोता हुआ मकबरा भूत के खड़े होने के बाद चेहरे के छेद से ताज़ा खून रिसना शुरू हो गया, जैसे रोहित के कपड़े लेने से किसी प्रकार का संतुलन बाधित हुआ हो। हालांकि चाहे रोहित ने इसे लेने का विकल्प चुना या नहीं, इसका बहुत कम महत्व था, क्योंकि कपड़ा पहले ही गिर चुका था। उसने केवल सोचा था कि वस्तु मूल्यवान थी और वह नहीं चाहता था कि यह एक बर्बाद यात्रा हो। रोता हुआ मकबरा भूत, जिसने अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा खो दिया था, रोहित को परेशान करने के लिए बस में नहीं चढ़ा। ये सुझाव देता है कि शायद कपड़ा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। रोता हुआ मकबरा भूत ने रोना बंद कर दिया था और सड़क के किनारे के जंगल में वापस जाने के लिए मुड़ गया। अब पहले गिरी के बुलाने से प्रभावित नहीं हो रहा था। जंगल के बगल में जहां ये घटना सामने आई थी, कहीं से भी एक संकीर्ण रास्ता दिखाई दिया था। रोता हुआ मकबरा भूत तेजी से घुमावदार रास्ते के साथ जंगल में गायब हो गया। पलक झपकते ही दृष्टि से ओझल हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा और रोने की कोई आवाज नहीं आई, जैसे वह क्षेत्र छोड़ चुका हो। क्या कोई भूत अभी अभी चला गया? आकृति को जाते देखने के बाद ही रोहित ने अपनी सुनने की क्षमता वापस पाई। वह अपने हाथों में सफ़ेद कपड़े के टुकड़े को देखने से खुद को रोक नहीं सका। कपड़ा खुरदरा और पुराना था। इसे सफ़ेद कहने के बजाय इसे एक गंदे भूरे रंग में दाग दिया गया था, कुछ हद तक गंदा, जिस पर रोते हुए चेहरे की रूपरेखा थी। उसने इसे दूसरी तरफ पलट दिया, फिर भी रोते हुए चेहरे की वही रूपरेखा। इसके बारे में और कुछ खास उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन रोहित को लगा कि यह टुकड़ा खास था, कपड़े के कारण नहीं, बल्कि रोते हुए चेहरे के कारण। क्योंकि एक बार रोते हुए चेहरे को हटा दिए जाने के बाद रोता हुआ मकबरा भूत ने रोना बंद कर दिया। शायद ये भूत नहीं रो रहा था, सिर्फ चेहरा ही। रोता हुआ चेहरा। रोहित को किसी कारण से गीता की याद आई, हालांकि गीता का चेहरा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था। रोना और मुस्कुराना, दो समान भूत चेहरे। इससे पहले कि वह और सोच पाता, अचानक बस के बाहर से एक जोरदार दुर्घटना हुई।
उसके बगल की शीशे की खिड़की पर एक हाथ जोर से टकराया, उसके बाद एक और हाथ खिड़की के किनारे को पकड़ लिया और फिर एक शरीर बस में कूद गया। ये बतख के टोपी वाला आदमी था। अब तक टोपी खो चुकी थी, एक गंजा सिर प्रकट हो रहा था, एक भिक्षु जैसा। जीवित रहना आसान नहीं था, मैं लगभग अपनी नींद में मारा गया था। तुम शायद उस बुरे सपने की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बुरी आत्मा लगातार तुम्हारे बगल में दिखाई दे रही है, और अगर तुम उस चीज से मारे जाते हो तो तुम सच में मर जाते हो। लेकिन सौभाग्य से मैं जाग गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भयंकर भूत का पुनरुद्धार वास्तव में मुझे बचाएगा। बतख के टोपी वाले आदमी ने आत्मनिंदा की मुस्कान के साथ रोहित पर नजर डाली। तुम खास हो। हम तीनों में तुम्हारे लिए जीवित रहना सबसे आसान होगा। तुमने रोते हुए मकबरे के भूत को भी दबा दिया, कुछ ऐसा जो एक नौसिखिया नहीं कर सकता था। ललित ने वास्तव में तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम परिचित होने में संकोच करते हो? रोहित, जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति, रोहित ने शांति से कहा। उसकी जानकारी को सत्यापित करना आसान था, इसलिए इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा नाम जॉनी शिन है, बौद्ध कॉलेज का छात्र। हालांकि मैंने स्नातक नहीं किया है, मैं एक तरह का भिक्षु हूँ, जॉनी शिन नाम के व्यक्ति ने कहा। रोहित ने उसे घूर कर देखा। वह भूत जो तुमसे चिपका हुआ था, उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता। जॉनी शिन ने अपना गंजा सिर छुआ। शायद यह मुझ पर फिर से हमला करने के लिए मेरे सोने का इंतजार कर रहा है, या शायद इसने मुझे अपने लक्ष्य के रूप में छोड़ दिया है, या शायद यह इस बस में वापस आ गया है। उस चीज का कोई भौतिक रूप नहीं है, ऐसा लगता है कि यह सपनों में प्रवेश कर सकती है। और मैं बस बदकिस्मत हूं, क्योंकि भयंकर भूत हमलों को रोकने का मेरा तरीका सोना है। एक बार जब मैं सो जाता हूं तो मैं एक विशेष स्थिति में प्रवेश करता हूं जहां मैं बहुत सुरक्षित हूं। लेकिन जैसा कि पता चला है, ये सभी स्थितियों में उपयोगी नहीं है। अब इस चर्चा का समय नहीं लगता है। एक भयंकर भूत के सामने कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं है। बस पर भी, रोहित बोला। उसकी नजरें खिड़की के बाहर घूम रही थीं। उसने देखा कि सूखी लाश दुल्हन अभी भी वहीं थी, प्रतीत होता है कि गतिहीन थी। वह सूखी हथेली अभी भी गिरी के मृत शरीर को पकड़े हुए थी, सड़क के विपरीत तरफ एक जोड़े की तरह खड़ी थी। ऐसा लगा कि भूत का बस में फिर से चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा था तो यह अच्छी खबर थी। लेकिन फिर उसने देखा कि ललित का शव गायब हो गया था। वह पहले वहीं लेटा हुआ था। तुमने मुझे अभी लगभग मार ही डाला था, ललित की घिसाव भरी आवाज आई। एक अवसर का लाभ उठाते हुए वह बस के किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा था और फिर तुरंत बस में तेजी से चढ़ गया। वह बच गया। उसे देखकर रोहित दंग रह गया। उस सूखी लाश दुल्हन के नीचे 3 मिनट तक फंसा रहा, फिर भी उस भूत द्वारा मारा नहीं गया। वास्तव में एक कठिन जीवन। ये कहना ठीक नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए एक बिना निकास की स्थिति बन रही थी। मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए लड़ रहा था। अगर मैंने गिरी के शरीर को अपने चारों ओर और ज्यादा भूतों को आकर्षित करने से नहीं रोका होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जिंदा बस में लौटने का कोई मौका होता? रोहित का चेहरा शांत रहा, उसकी आंखों में ललित की ओर देखते हुए हल्की शत्रुता थी। तुम्हारा शरीर एक बहुत ही खास वस्तु है। इसका उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करना शर्म की बात है। ये भूतों को दबाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा इस बार तुमने एक महिला भूत को दबाया, जो तुम्हारे लिए एक उचित व्यापार होना चाहिए। ललित ने पलटवार किया। तुम सिर्फ मुझे मारने की कोशिश करने का मौका ले रहे थे। भूत को दबाना सिर्फ एक बहाना है। अगर ऐसा होता भी तो क्या? रोहित ने वापस घूर कर देखा, निडर होकर। अगर तुम मर चुके हो तो बस चुपचाप वहां लेटे रहो और मुसीबत मत खड़ी करो। तुमने अपनी जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं तुम्हारे प्रति ज्यादा विनम्र रहा हूं। अगर हम इस बस में नहीं होते तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें 10,000 मीटर नीचे दफन कर दूंगा? तुम्हें वहां काफी देर तक लेटा रहने दूंगा। वह बता सकता था कि ललित की क्षमताएं भयंकर भूतों के खिलाफ दुर्जय थीं, जिसमें बहुत मजबूत आत्मसंरक्षण कौशल थे, जॉनी शिन के मुकाबले भी मजबूत। लेकिन कमजोरी स्पष्ट थी। बहुत मजबूत आत्मसंरक्षण का मतलब अक्सर सक्रिय आक्रामक क्षमताओं की कमी होता था। शायद इसी कारण से ये दोनों पुरुष अब तक बस में जीवित रहने में कामयाब रहे थे। उनके बैच के अन्य लोग, या जो बस में पहले भी दिखाई दिए थे, वे बहुत पहले ही मारे जा चुके थे। ज्यादा देर तक अति आत्मविश्वासी मत रहो। तुम इस बार केवल भाग्य से बचे। भूतों ने हम पर हमला किया, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। यहाँ सख्त अभिनय करना बेकार है। आखिरी खड़ा रहने वाला विजेता है। ललित ने ठंडे स्वर में बात की। अपनी क्षमताओं में कुछ भी गलत नहीं पाया, बल्कि ऐसी आत्मसंरक्षण क्षमता पाकर भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अतीत में उसे याद है कि उसने जिन्हें भूतों को संभालने का काम सौंपा था,
वे या तो भयंकर भूतों के पुनर्जीवन के दौरान मर गए या कुछ अजीब असाधारण घटना में अकथनीय रूप से गिर गए। एक एक करके उनकी मौत की खबर आई। केवल वही जियाओचुन शहर में एक प्रभारी व्यक्ति रहा था, जीवन में किनारे पर चलता रहा और आज तक जीवित रहा। रोहित, उपहास के संकेत के साथ, मैं कब तक जीवित रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में मुझे यकीन है वह यह है कि मैं तुमसे ज़्यादा जीवित रहूंगा। अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है तो तुम्हें पता चल जाएगा।